नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम शौर्य पथ में आप सभी का स्वागत है। इस सप्ताह हम बात करेंगे इजराइल हमास संघर्ष की, रूस यूक्रेन युद्ध की, भारत मालदीव संबंधों की, फ्रांस के राष्ट्रपति के बयान की और पाकिस्तान में चल रही राजनीतिक उठापटक की। इन सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं ब्रिगेडियर श्री DS त्रिपाठी जी, सेवानिवृत्त। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, गाजा के हालात पर चिंता तो सब जता रहे हैं, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। इजराइल हमास संघर्ष अब किस दिशा में आगे बढ़ता दिख रहा है? नीरज जी, देखिए जो इजराइल हमास की लड़ाई है अब इस लड़ाई की जो एम है वो उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं रह गया जो पहले था। जो सहानुभूति लोगों को इजराइल के साथ थी वो अब नहीं रह गई है उतनी, क्योंकि यहाँ पर जो इनका एम था कि वो पूरा हमास का खात्मा करेंगे, क्योंकि वो उनके लिए एक टेररिस्ट ग्रुप है और इजराइल के लिए ये जो हैं हमेशा इनको परेशान करते रहेंगे, इनके ऊपर अटैक करते रहेंगे। हॉस्टेजेस की जो मुख्य चीज़ है, हॉस्टेजेस जो कि इतने दिन हो गए, 5वां महीना अब शुरू हो जाएगा, उसके ऊपर जो है जोर है, क्योंकि इतना करने के बावजूद भी हॉस्टेज पर बात नहीं बन पाई है। इजराइल के अंदर सबसे ज़्यादा अभी जो अगर प्रेशर है वो हॉस्टेज के रिलीज पर है। इजराइल के लोग आप देखिए आए दिन वहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं छुड़ाने के लिए। लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर ट्रूस की ज़रूरत है तो की जाए और हॉस्टेज रिलीज़ कराए जाएं। सरकार के अंदर देखिए जो राइट विंग वाले हैं वो कहते हैं कि कुछ सेक्रीफाइस तो देनी पड़ती है, कि अगर हम इनसे युद्ध विराम कर लेंगे, इनको छोड़ देंगे तो और पनपेंगे और आगे चल के हमारे ऊपर हमको और नुकसान करेंगे। तो एक कुछ चीज़ें हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो बात दुनिया में जो इजराइल के प्रति अब थोड़ा सा मैं कहूँगा रोष बढ़ रहा है, वो ह्यूमैनिटेरियन की वजह से है। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो गई है। 30,000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, मैक्सिमम औरत और बच्चे हैं वहाँ। 70,000 से ज़्यादा लोग वहाँ घायल हो गए हैं, और ये रिपोर्ट वेस्टर्न मीडिया की है, इनकी बल्कि ज़्यादा है। अगर हम सिर्फ पैलेस्टीन के ऊपर जाएं तो सबसे ज़्यादा अभी डेथ जो हो रही है, लोग मर रहे हैं, वो जो है माल न्यूट्रिशन से, खाने पीने की चीज़ें, पानी तक का अभाव है, दवाएं हैं नहीं, इलाज नहीं मिल पा रहा है। तो मैक्सिमम डेथ जो है, बहुत ज़्यादा लोग अभी इस वजह से मर रहे हैं। डिहाइड्रेशन, पानी नहीं है, बच्चों में खास करके बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि मुश्किल इजराइल को नहीं आ रही है, इजराइल को भी प्रॉब्लम आ रही है, और उनको ट्रुप्स चाहिए लड़ाई के लिए, ऑल सोल्जर्स चाहिए जो उनके पास हैं नहीं इतने। अब इन्होंने, इनकी एक सेक्शन है जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ज्यूज हैं, एक तरह से एक आप जनजाति बोलिए, जात बोलिए, जो हमारे हम बोलते हैं वो हैं, जो कि अपने तरह से ही जीते हैं, अपने ही वो कस्टम ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं, रहने पहनने, खाने पीने, हर एक चीज़ करने के लिए। और उनके लिए चूँकि वहाँ पर कॉन्स्क्रिप्शन है इजराइल में कि हर एक आदमी फौज में जाएगा, ट्रेनिंग लेगा, इनके लिए माफ था कि वो इसमें नहीं जाएंगे। लेकिन अब उनको भी नेतन्याहू बोल रहे हैं आने के लिए, क्योंकि इनको कमी पड़ रही है सोल्जर्स की। और ये जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ज्यूज हैं, कुछ लोगों ने, कुछ तो आगे आए हैं, लेकिन मैक्सिमम नहीं आ रहे हैं। और जो कुछ पार्टियां हैं इनकी, वो जो ऐसे खिलाफत कर रही हैं कि हमारे कल्चर में नहीं है, हमारे ट्रेडिशन में नहीं है, ये चीज़ क्यों थोपा जा रहा है। तो ये 2-3 चीज़ें जो इजराइल के अंदर भी हैं, और इनकी जो पॉपुलेशन है देखिए कम नहीं है, 13% पॉपुलेशन है जो ये अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ज्यूज हैं वहाँ पर। तो ये भी एक वहाँ पर फोर्स है, तो उनकी भी बात इनको सुननी पड़ेगी। लेकिन ये चीज़ें वहाँ ऑलरेडी चल रही हैं, पर लड़ाई तो चल रही है जिसको कि इन्होंने देखना है। इजराइल अपने स्ट्राइक्स सदर्न गाज़ा में, सेंट्रल गाज़ा में जारी रखे हुए है। लेबनान में भी उन्होंने स्ट्राइक किया है हमास इसके ठिकानों पर, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर। सदर लेबनान में तकरीबन परसों के उसमें उन्होंने 14 लोगों को मारा है।
अभी तक लेबनान में 200 लोग मारे गए हैं, आप हिजबुल्लाह लीजिए या जैसे भी हैं, प्लस 950 से ज़्यादा तकरीबन वहाँ पर घायल हुए हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इसके खिलाफ जा रही हैं, क्योंकि कहा जा रहा है, वेस्टर्न मीडिया में भी कहा जा रहा है, लोग भी कह रहे हैं कि इजराइल कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गया है, क्योंकि अभी तक ये नहीं पता लगा कि कितने हमास के लड़ाके मारे गए। इन्होंने खुद बोला था कि 25 से 30 हज़ार, इजराइल ने कहा था कि 25 से 30 हज़ार हमास के लड़ाके हैं अक्टूबर में, जब इन्होंने शुरू किया था 9-10 अक्टूबर को अपनी ऑफेंसिव। कितने मारे गए हैं अभी तक नहीं पता लगा। बीच में एक जरूर इन्होंने कहा था करीबन 8 से 9 हज़ार मारे गए हैं, लेकिन खात्मा कहाँ है, कैसे होगा, कब होगा, ये कहा नहीं जा रहा है अभी भी। और हम लोगों ने यहाँ पर अपने चैनल पर हम लोगों ने पहले भी कहा था कि ये लड़ाई इतनी जल्दी नहीं खत्म होगी, जो पहले कहा जा रहा था कि महीने 2 महीने में खत्म हो जाएगी। आप देखिए 4 महीने खत्म होने वाले हैं। तो ये जो है बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है वहाँ पर, और जो अपोजिशन भी मिल रही है, ऐसा नहीं है कि अपोजिशन नहीं मिल रहा है वहाँ, लेकिन जो मानवीय त्रासदी है ये पूरे अरब वर्ल्ड, दुनिया, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन से लेके हर जगह इसके ऊपर जो है किरकिरी हो रही है इजराइल की। और अमेरिका ने तो यहाँ पर क्योंकि अभी तक सिर्फ 2 क्रॉसिंग पॉइंट इजराइल ने खोले हुए हैं मानवीय जो सहायता के लिए, 60 से 70 ट्रक ही उसमें से आ पा रहे हैं, जो सफिशिएंट नहीं है। इजराइल का कहना है कि ज़्यादा करने पर इसमें इनको हमास अपने लिए सामान ले आएगा अपनी मदद के लिए। तो अभी जो है देखिए अमेरिका ने भी ये कहा है कि वो एयर ड्रॉप करना चाहते हैं मानवीय सहायता। हालांकि इससे पहले इजिप्ट, जॉर्डन, फ्रांस ने मिल करके, इवन यूएई ने, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने मिल करके वहाँ पर ऑलरेडी एरियल ड्रॉप किया है मानवीय सहायता का। तो ये एक बहुत बड़ी मुश्किल है जिसके लिए इजराइल को सोचना पड़ेगा। कहा जा रहा है पॉज के लिए, लेकिन अभी भी देखिए इतने डिप्लोमेटिक एफर्ट्स थे, लगा था कि जो ट्रूस की बात हो रही थी 40-40 दिन वाली वो हो जाएगी, लेकिन अभी आगे नहीं बढ़ पाई बात, क्योंकि इजराइल चाहता है हॉस्टेजेस पूरे रिलीज हो जाएं। बात पहले थी कि हॉस्टेज रिलीज होंगे और उसके बदले 500 इनके रिलीज, 100 इनके हैं, 500 इनके रिलीज हो जाएंगे। फ़लस्तीन जो इनके अंदर जेलों में हैं या हॉस्टेजेज हैं जिसको इजराइल के कब्जे में, लेकिन वो भी बात आगे नहीं बढ़ पाई। उसके बाद हमास ने कहा था कि इजराइल पूरा रोके, अपनी सेना वापस करे, पूरी टेरिटरी उसको वापस करे। तो ये कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाई। हालांकि अगर अभी इस समय इजराइल ने बोला है कि जहाँ भी वो अटैक कर रहे हैं वहाँ ये देख रहे हैं कि आम लोगों का नुकसान ना हो, लेकिन वहाँ पता नहीं कर पाएंगे आप कि कौन आम लोग हैं, कौन हमास है। अमेरिका ने जरूर कल न्यूज़ था, परसों न्यूज़ आई थी कि जल्दी ही युद्ध विराम की पर घोषणा हो सकती है, बात चल रही है, लेकिन कतर ने और इजिप्ट ने अभी इसके ऊपर कुछ नहीं बोला है, इजराइल ने भी कुछ नहीं बोला है, हमास ने भी ज़्यादा कुछ नहीं बोला है। उन्होंने बोला है कि हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, कि हमास भी डाउन नहीं हो रहा है। हुतीज़ का अटैक वहाँ चले ही जा रहा है रेड सी में, इतनी उन्होंने नेवल फोर्सेज वहाँ लगी हुई हैं। यहाँ तक अमेरिका ने भी अभी इजराइल को ये बोला है, एक अंडरटेकिंग इजराइल लिख के देगा कि जो भी हथियार वो इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका से लिया हुआ, वो हथियार जो हैं वो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस उनसे नहीं होंगे, कोई ह्यूमन राइट्स या सिविलियंस को नुकसान नहीं किया जाएगा। तो ये चीज़ अमेरिका भी लिख के देना चाहता है, क्योंकि नेचुरली अमेरिका अपना दामन साफ करना चाहेगा, क्योंकि उसके ऊपर ब्लेम जा रहा है, वो हथियार दे रहा है और उसी का इस्तेमाल हो रहा है, इतने सिविलियंस जो वहाँ मारे जा रहे हैं। और इसके बीच में अभी भी हो रहा है कि जो इसके बीच में अभी भी देखिए रूस ने अभी फ़लस्तीन में क्या हुआ है, वेस्ट बैंक में जो फ़लस्तीन ऑर्गेनाइजेशन की गवर्नमेंट थी उन्होंने रिजाइन कर दिया, तो वहाँ गवर्नमेंट फॉर्मेशन नहीं हो रही है। तो अभी रूस ने मॉस्को में मीटिंग बुलाई है, जितने भी फ़लस्तीनियन फैक्शंस हैं वहाँ, PLA और बाकी, कि वो मिल करके आएँ और वहाँ पर गवर्नमेंट फॉर्मेशन की बात की जाए। कि मॉस्को में आई थिंक आज या कल में वहाँ मीटिंग होने वाली है, जहाँ की वेस्ट बैंक में खास करके कि जो गवर्नमेंट रिजाइन कर दी है उसकी जगह पर एक गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो। तो ये चीज़
वहाँ तक देखिए इन्वॉल्वमेंट रूस का भी वहाँ आ गया है, चीन का है, अरब देशों का है। तो ये इतना अभी इजराइल के लिए भी आसान नहीं है, अमेरिका के लिए भी इतना आसान नहीं दिख रहा है, क्योंकि उनके खुद के इलेक्शन चल रहे हैं, प्राइमरी चल रही हैं, और वहाँ भी माहौल काफ़ी कुछ इसके विरुद्ध हो रहा है, इस लड़ाई के विरुद्ध हो रहा है कि अमेरिका कुछ नहीं कर पाया, इतना नुकसान हो रहा है। वहाँ ज्यूज़ अपने कह रहे हैं कि उनका नुकसान हो रहा है, हॉस्टेज रिलीज नहीं हुए। फिलिस्तीनियंस जो वहाँ पर हैं वो भी जो है अमेरिका को ब्लेम कर रहे हैं कि और डेथ होती जा रही हैं वहाँ पर। वॉर फटीक देखा जाए तो इजराइल में भी आ गया है, अरब में भी है, अरब देशों में, कि ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो जो ऑप्शन है अभी वहाँ पर सिर्फ कि ये ट्रूस हो जाए, बातचीत हो और आगे नुकसान ना हो, खास करके सिविलियंस का, और जो पैलेस्टीनियंस हैं उनकी भी बात सुनी जाए। लगभग सारी दुनिया कह रही है कि 2 स्टेट 2 नेशन पॉलिसी होनी चाहिए। जर्मनी ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो रिकग्नाइज कर देगा पैलेस्टीन एज ए नेशन अभी। तो इन चीज़ों पर, इन मुद्दों पर बात करके, और ये भी है कि हमास ने जो कार्रवाई की थी वो भी नहीं होना चाहिए। तो दोनों तरफ को लेकर के और ये बात आगे बढ़ेगी, तभी शायद वहाँ शांति स्थापित हो पाएगी। हाँ, परमानेंट या जैसे कहते हैं कि स्थायी शांति कब तक होगी ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन लड़ाई अभी तो रुकने वाली है नहीं, जिस तरह का माहौल अभी वहाँ पर चल रहा है। सर, रूस यूक्रेन युद्ध ने हाल में 2 वर्ष पूरे किए। दोनों तरफ नीरसता सी दिख रही है, इसलिए लड़ने के लिए अब दूसरे देशों के लोगों को लाया जा रहा है। यह सब क्या दर्शा रहा है? आखिर और कितना लंबा खींचेगा यह युद्ध? नीरज जी, देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध का आज 736वां दिन है जी। मतलब 2 साल से भी ऊपर हो गया है जी। और अगर हम लोग तो हमेशा कवर करते ही रहे हैं, लेकिन 2 साल अगर देखें तो आप देखिए सबसे ज़्यादा नुकसान आज जो लग रहा है, जी। जो हुआ है, यूक्रेन का तो है ही, साथ में मुझे लग रहा है कि यूरोपियन यूनियन या नाटो लीजिए, अमेरिका, उनका भी काफ़ी नुकसान हुआ है। जी। अर्थव्यवस्था उनकी भी चरमरा गई है। जी। उन्होंने 2 साल में मुकाबला रूस का नहीं कर पाए। जी। लगा था कि रूस की कमर तोड़ देंगे वो सैंक्शंस के द्वारा, जी। इनके हथियार जो है जो ये देंगे यूक्रेन को, वो जी। 2 साल बात होती रही कि कई चैनल्स ने कहा, हम लोगों ने नहीं कहा, हम तो ये कहे कि न्यूक्लियर के बारे में, और हम जी। लोग शुरू से कहते रहे कि न्यूक्लियर वार नहीं होगी, क्योंकि सारे देश रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको पता है कि क्या इफेक्ट होगा, और जी। हुआ नहीं, जी। और होगा भी नहीं, आगे भी नहीं है। हाँ, थ्रेट तो रहेगा, जी। थ्रेट जरूर रहेगा। और जिस हिसाब से पुतिन चल रहे हैं, अगर उनको कहते हैं ना पुश टुवर्ड्स द वॉल, जी। अगर बिल्कुल उन्होंने दबा दिया, धकेल दिया, तो जरूर ये ऑप्शन उनके पास है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि उन्होंने अपनी न्यूक्लियर क्षमता बढ़ा ली है, जी। बेलारूस में डिप्लॉय कर ही दिया है। जी। वेपन्स भी कहा जा रहा है कि बढ़ा लिया है, क्योंकि संधि उन्होंने पहले ही तोड़ दी जी। अमेरिका के साथ, जो उन्होंने हो रखी थी न्यूक्लियर जी। संधि। और इन्होंने न्यूक्लियर लॉन्च करने की जितनी उनके पास लॉन्चर्स थे, जी। चाहे वो ग्राउंड थे, कि देखिए उनके पास ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर्स हैं, जी। अंडरग्राउंड सिलोज भी हैं जहां से वो फायर कर सकते हैं, जी। एयर लॉन्चर्स हैं, सी लॉन्चर्स हैं, अंडर सी भी हैं। जी। तो ऐसे करके इनके पास हैं। हालांकि बीच में लोगों ने कहा कि हो सकता है टैक्टिकल न्यूक्लियर लॉन्च करें, जो कि 0.5 1 किलोमीटर तक को, लेकिन वो नहीं हुआ। एक भी करेंगे आप तो न्यूक्लियर होता है। तो देखिए, वो चीज़ हम लोगों ने पहले ही कहा था, वो नहीं है। लेकिन एक चीज़ जरूर देखने की है 2 साल में, देखिए जो हम पॉलिसी पुतिन ने या रूस ने किया, जी। फौजी लैंग्वेज में उसको बोलते हैं स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी। जी। मतलब पूरा जिसे कहते हैं जमींदरोज कर दीजिए। तो उन्होंने अपनी आर्टिलरी, मिसाइल्स, रॉकेट्स, एयर लगा करके, और देखिए पूरा प्लास्टर कर दिया। आप 70 से देखिए 60 से 70% जो है, जो शहर हैं सारे, वो तबाह हो चुके हैं। जी। तो वो पॉलिसी करने के बाद फिर इन्होंने अपने टैंक्स और जहाँ पर इन्फेंट्री थी वहाँ भेजा, जी। और वहाँ कब्जा किया। और अटैक अभी देखिए, हम पीछे की बात करते रहे, अभी जो पिछले 3-4 दिनों में डोनेस्क में एक इनका सीक्रेट ट्रेनिंग सेंटर था, सीक्रेट का, स्पेशल फोर्सेज का था यूक्रेन का, जी। जहां पर कि इन्होंने मिसाइल लॉन्च किया डोनेस्क रीजन में। जी। और वहां पर देखिए कहा यह जा रहा है, पहले न्यूज आई कि 70 करीब मारे गए यूक्रेनी, बट अब मैं जो देख रहा था न्यूज, ये एक ब्रिटिश
उनकी वो उन्होंने एमआई को कोट किया हुआ है, मिलिट्री इंटेलिजेंस इसके इंग्लैंड के। जी। उनका कहना है कि 400 से ऊपर मारे गए हैं जी। यूक्रेनी सैनिक। तो आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा नुकसान उसमें हुआ है। जी। और इसके साथ ही उन्होंने छोटे मोटे तो और इनको नुकसान पहुंचाए ही हैं। जी। और इसके साथ ही इन्होंने अद्विका पर, हमने पिछली बार कहा था जी। कि जिसकी लड़ाई 6 महीने चली, कैप्चर कर लिया अभी। उसके बाद भी डोनेस्क में अभी पिछले एक हफ्ते के दौरान रूस ने 3 और गांवों पर कब्जा कर लिया, जहां की यूक्रेनी सेना पीछे छोड़ के हट गई है। जी। तो ये नुकसान तो काफ़ी हुआ है। इसी बीच में पुतिन ने अपने Tu-160 जी। बॉम्बर जेट्स को भी दिखाया है लोगों को, उड़ान उसकी भरी थी उन्होंने। और ये देखिए दुनिया का सबसे भारी फाइटर बॉम्बर जेट है। जी। इसके काफ़ी बड़ा है और न्यूक्लियर कैपेबल है, बहुत दूर तक जा सकता है। तो मतलब बीच बीच में दिखाते जा रहे हैं। जी। इन्होंने पिछली बार भी हमने बात किया था, अपना आर्म्स प्रोडक्शन 100% से ज़्यादा बढ़ा दिया है। जी। रिपोर्ट ये है कि इन्होंने नॉर्थ कोरिया से इन्होंने आर्टिलरी एम्यूनिशन लिया है, रॉकेट एम्यूनिशन लिया है और शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल भी लिया है। जी। ईरान से जो इनको तकरीबन 400 बैलिस्टिक मिसाइल्स मिल चुकी हैं, ड्रोन्स के अलावा। जी। ड्रोन्स तो मिले ही मिले हैं, हम लोग जानते हैं उसके बारे में। जी। तो इनके पास जो है काफ़ी अपने आप को मजबूत काफ़ी हद तक कर लिया है रूस ने। जी। उनके पास देखिए अभी पिछले उसमें उन्होंने कल बुधवार को ही मंगलवार बुधवार रात में 11 इन्होंने टारगेट्स, सुमी जो रीजन है ओब्लास्ट का, जी। जो कि अब वहाँ टारगेट कर रहे हैं। जी। 11 जगहों पर टारगेट किया, जहाँ पर कि 40 से ज़्यादा इन्होंने 42 अटैक्स किए हैं। जी। तो मतलब रूस रुक नहीं रहा है अभी। अब उनको मौका मिल रहा है, थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, तो कहते हैं ना कि मोराल भी बढ़ता है, तो कह रहे हैं कि हम अभी आगे बढ़ते जाएं। जी। हालांकि जैसे हमने कहा, और ये जो हमने अभी ट्रेनिंग की बात की थी, आप समझिए यूक्रेन के स्पेशल फोर्सेस थे जो कि जा करके डैमेज कर रहे थे रूस के अंदर भी, और जो एक्वायर्ड टेरिटरी है उसके अंदर, या उधर इनके क्रीमिया में, जी। वहाँ पर अटैक करके इन्होंने इतने लोगों को अगर किया, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है यूक्रेन में, खास करके जहाँ पर अब उनके यहाँ रिक्रूटमेंट्स की कमी हो गई है। जी। रिक्रूट्स आ नहीं रहे हैं, नौजवान जो रिक्रूट होने चाहिए वो ब्राइबरी दे के बाहर जा रहे हैं कि हम जो है नहीं रहे हैं यहाँ। जी। और एक न्यूज़ तो वैसे ही है कि जो मैक्रोन ने बोला है कि सेना भेजें, बिकॉज है ही नहीं इनके पास। जी। प्रॉब्लम है यूक्रेन में, हालांकि ऐसा नहीं कि रूस में नहीं है, बट फिर भी इन्होंने 3 लाख तो अपने जो ट्रेन किए कर ही लिए थे, वहाँ है, वहाँ भी प्रॉब्लम है, लेकिन उनके पास अभी हैं। तो ये जो है रूस एक और उन्होंने कैप्चर कर लिया है, आई थिंक रेटोविके करके ईस्टर्न यूक्रेन में, जी। वहाँ भी उन्होंने कुछ एरिया कैप्चर कर लिया है। जी। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो रूस जो है अपने जो इरादे हैं उसमें आगे बढ़ रहा है। जी। एक और उनका ये ट्रांस निस्त्रा करके एरिया है, जो कि यूक्रेन का एक ब्रेकअवे रीजन माना जाता था। जी। कि वहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम यूक्रेन में नहीं, अपना अलग इंडिपेंडेंट बनाएंगे, और उनमें से कुछ लोगों ने रूस को बोला है कि हमारी मदद कीजिए आकर के। मतलब एक दो चीज़ें हैं, एक वो लोग हैं जो आना चाहते हैं, यूक्रेन ने तो बोला है कि रूस को यहाँ हाथ नहीं लगाना चाहिए, हमारा इंटरनल मैटर है, ये है। लेकिन रूस की पहले से वो चीज़ रही है, जैसे डोनेस्क और बाकी रीजन में उसने किया था, कि वहाँ को लोगों को इंसाइट करे कि वो रूस से मदद मांगे और रूस उनकी जाके मदद करे। जी। तो ये कुछ चीज़ें काफ़ी बढ़ गई हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि यूक्रेन ने नहीं किया, यूक्रेन ने देखिए पिछले कुछ दिनों में तकरीबन 10 एयरक्राफ्ट मार गिराए हैं जी। रूस के, और जिसमें एक Su-37 भी है जिसको उन्होंने गिरा दिया है। जी। इनकी 93 मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने कम से कम 2 टैंक्स को डिस्ट्रॉय किया है जी। इसके रूस के। लेकिन फिर भी अगर ये देखा जाए तो बहुत ज़्यादा रूस के ऊपर नुकसान नहीं है। जी। लेकिन डिप्लोमेटिक एक्टिविटी शुरू हो गई है, और रीजन ये है, देखिए यूक्रेन को कुछ नहीं मिल रहा है, जेलेंस्की हर जगह गए हैं। जी। कल देखिए वो सऊदी अरेबिया में गए थे, जी। यूएई में भी, वो मतलब हर जगह जा रहे हैं। अब उनको मिल तो नहीं रहा है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि अब जा करके बेसिकली वो डिप्लोमेसी पे उतर आए हैं जी। कि किसी तरह ये रुके, क्योंकि यूक्रेन के अंदर हम देख रहे हैं कि लोग उनके बहुत अगेंस्ट हो गए हैं। जी। और बाहर जहां भी वो जा रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज में, एक ही चीज पूछा जा रहा है कि हम इतने बिलियन डॉलर दे दिए, जी। आपने किया कुछ नहीं। जी। काउंटर ऑफेंसिव उन्होंने जून में लॉन्च किया था, इतने बिलियन डॉलर्स का सामान आया, लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ।
तो हर एक जगह आजकल देखिए हर एक आदमी, हर एक देश यही ढूंढेगा, और जनता भी, कि हमारा चला गया उसके हमको मिला क्या है। तो शॉर्टेज ऑफ एमिनिशन है, ट्रुप्स है, वॉर फटीक जो हम कहते थे, लड़ाई की थकावट जनता में भी है, इनके उसमें भी है। जवानों में देखिए कई जगहों पर तो उनके जवान सरेंडर करके चले आए हैं रूस के पास। तो ये भी केस, ये भी चीजें होती रही हैं, और रिक्रूट इनको मिल नहीं रहे हैं, दूसरे देशों से लाके लड़ने के लिए भेज रहे हैं। बिल्कुल, वहां से अब ये कह रहे हैं कि जो पैसे इनको मिल रहे हैं उसे दूसरे जगहों से लड़ा के ले रहे हैं जी, कि लोग आकर के लड़े हमारे यहाँ जी, तो हालत अब वो नहीं रह गई है कि ये इनके कंट्रोल में चीजें रह जाएं। और और दूसरी चीज देखिए, जहां भी जा रहे हैं, अब इन्होंने एक नई चीज जेलेंस्की ने जो बोलनी शुरू की है कि अगर रूस यूक्रेन में आ जाता है तो यूक्रेन का जो है तो है ये पूरे यूरोपियन यूनियन के लिए थ्रेट हो जाएगा। अब वो एंगल लेके चल रहे हैं दिखाने के लिए यूरोप को कि आप हमको हमारी मदद कीजिए कि हम उनको रोकें। तो अब दूसरी चीज आ रही है कि 2 साल में आप उनको इतनी मदद के बाद रोक तो पाए नहीं जी, तो अब कितना और रोक पाएंगे। एक और इसमें चीज चल रही है। दूसरी चीज ये भी कही जा रही है कि अब वहाँ भी लोग डिवाइडेड हैं, देखिए विद इन यूरोपियन यूनियन। जी, अमेरिका में एक है डिवीजन। तो ये अब इनको भी लग गया है कि वो जो चीज़ पहले हुई थी, जिस जोश के साथ यूरोपियन यूनियन, नाटो इनकी मदद कर रहे थे, वो चीज़ अभी होनी नहीं है। और इन्होंने ऑलरेडी एक बार देखिए, जो इंटरव्यू परसों में गए थे बर्लिन में, जो मीटिंग थी म्यूनिक वाली, वहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी इंटरव्यू में बोल रखा था कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन जरूर ये कहेंगे, इन्होंने बोला कि हम अपने टर्म्स पर कि रूस पूरा विड्रॉ कर ले, पूरी सेना हटा ले, पूरी टेरिटरी वापस कर दे और नुकसान की भरपाई करे। सब वो सब हो चाहे नहीं हो, बात ये तो जरूर है कि अब इन्होंने सोचना शुरू कर दिया है कि एक वो जरिया है, जरिया भी नहीं है कि मैं कहूँगा वही एक जरिया जो है, नहीं तो नुकसान ये होता ही जाएगा इनका। अभी देखिए चीन के एक जो इन्वॉय हैं वो कल ही गए थे, उन्होंने रूस में गए थे, यूरोपियन यूनियन में गए थे, वहाँ से जा करके वो यूक्रेन में भी जाएंगे और ये मिल रहे हैं। तो एक ये डिप्लोमेसी ये चल रही है ये पीस टॉक्स के लिए ही, और ये इनकी सेकंड राउंड ऑफ डिप्लोमेसी है चीन की। आपको याद है पिछले साल भी हुआ था और इस साल भी ये गए हैं वहाँ मिलने के लिए। रूस के फॉरेन मिनिस्टर जो लॉरेव हैं वो टर्की में गए हुए हैं, तुर्की में, और वहाँ भी बेसिकली देखिए जिस फॉरम में है वहाँ हर जगह ये डिप्लोमेसी की ही बात अब चल रही है। तो जैसे हम लोगों ने पहले भी एक बार कहा था कि इसको अगर इस लड़ाई को कोई चीज़ रोक सकती है तो डिप्लोमेसी है, और उसी पर इसमें ये चल रही है। और अभी देखिए इवन यूक्रेन के ग्रेन्स के अगेंस्ट, ग्रेन स्पोर्ट्स उसके बढ़े हैं, लेकिन पोलैंड, जर्मनी, हर जगह किसान वहाँ खड़े हो गए हैं कि भाई इन्हीं के ग्रेन्स हमारे यहाँ आए जा रहे हैं, हमारा कुछ कोई ले नहीं रहा है, सस्ते हो रहे हैं। तो वो भी इनको पता है। जेलेंस्की ने यहाँ तक बोलना शुरू कर दिया जब अभी गए थे म्यूनिक में, वहाँ भी कि जॉइंट प्रोडक्शन करें हम हथियारों का। जो इंडस्ट्री, वॉर इंडस्ट्री है या डिफेंस इंडस्ट्री है, उसको बल्कान कंट्रीज हैं, बल्कान नेशंस जो पहले थे अभी भी हैं वो, उनके यहाँ भी गए थे। तो उनसे 10 देशों से मिल करके इन्होंने एक स्टेटमेंट ये दिया है कि हम अपनी इंडस्ट्री शुरू करें, और एक पीस टॉक स्वीडन में दोबारा शुरू करने जा रहे हैं वहाँ पर। लेकिन ओवरऑल देखिए जो चीज़ आज की तारीख में रूस जरूर आगे बढ़ रहा है, उसको ताकत भी मिल रही है और ज़मीन पर भी वो आगे बढ़ रहा है। और ये अब खुद नहीं समझ पा रहे हैं जेलेंस्की की कैसे बढ़ें। आर्मी चीफ को निकाल दिया, नए लगाए, फिर भी जो है कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। हथियार एमुनिशन मिल नहीं रहे हैं जो हैं, उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ नहीं रहा है। पहले क्रीमिया के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किए, कुछ किया, लेकिन अब क्रीमिया की एयर डिफेंस मजबूत कर ली रूस ने, तो वहाँ भी जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो ओवरऑल इस युद्ध का, जैसे हम लोगों ने पहले भी कहा कि अभी चलेगा, इतनी जल्दी ख़त्म तो नहीं होगा। डिप्लोमेसी समय लेती है, अगर दोनों लोग जिद पड़े रहे तब तो कुछ होने वाला नहीं है। तो छोड़ करके जब आएंगे, और देखिए एक चीज़ तो बड़ी सिंपल है, पुतिन जिस तरह चल रहे हैं इलेक्शन तक तो कुछ नहीं करेंगे। मार्च में उनका इलेक्शन ही है, अगले 6 साल के लिए उन्होंने आना तय है, कोई विरोध में है नहीं। जब वो आ जाएंगे तो और मजबूत होंगे, और मजबूत होंगे तो ये पीछे नहीं हटेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि वो अपनी जो जमीन ले चुके हैं उसके ऊपर कोई समझौता करेंगे, क्योंकि वो उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए भी बहुत जरूरी है। और जहाँ तक वो चाहेंगे कि नाटो का एक्सपेंशन और नहीं हो,
जी। ऑलरेडी उन्होंने बोल दिया कि स्वीडन अगर चला जा रहा है जाए, जी। वो उसकी उनकी इच्छा है। जी। लेकिन उन्होंने कहा कि हम अब अपनी सुरक्षा उस इलाके में और मजबूत करेंगे। मतलब अगर वो बेलारूस और बाकी इलाके में और न्यूक्लियर वेपन्स बाकी चीज़ें तैनात करते हैं तो ओवरऑल इनसिक्योरिटी और इसके लिए यूरोपियन यूनियन को ही प्रॉब्लम आएगी, जी। सुरक्षा की प्रॉब्लम आएगी। जी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आगे चल सकती हैं। तो आज की तारीख में अगर देखा जाए तो अ, जिसे कहते हैं पलड़ा भारी होना तो रूस का ही है। जी। रूस अपना आगे चलते जा रहा है। आर्थिक उसको थोड़ा बहुत धक्का तो लगा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि बहुत धक्का लग गया हो कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। जी। और इनका जहाँ तक सवाल है नाटो का और अमेरिका का, अमेरिका अपने इलेक्शंस के बीच में है। लोग बहुत बोले जा रहे हैं कि अगर ट्रंप आ गए, जैसे ट्रंप का आप देखिए उनका जैसे समर्थन मिल रहा है उनको, जी। अगर वो आ गए, उन्होंने ऑलरेडी बोल रखा है मैं तो एक दिन में लड़ाई खत्म कर दूं। जी। और कहा जा रहा है अगर वो एक दिन का मतलब होगा, वो कहेंगे यूक्रेन जहाँ है वहाँ रूस जहाँ है जी। वहाँ सहायता बंद करो, तो यूक्रेन तो वैसे ही आकर के कुछ नहीं कर पाएगा। जी। तो ये जी। कुछ चीज़ें हैं जो चल रही हैं और ये होंगी तो ये थोड़ा बहुत मुश्किल होगा। दूसरी चीज़ एक और देखिए, नाटो में अगर आप याद कीजिए, ट्रंप ने पहले ही बोल दिया था कि नाटो हमारे किसी मतलब का नहीं है। वो जी। कह रहे हैं पैसे हम दिए जा रहे हैं, वो अपनी वो सुरक्षा उनकी हो रही है, वो अपना कुछ कंट्रीब्यूशन उनका इतना है नहीं, हमारा ही ज़्यादा है। जी। तो मुझे एक डर वो भी लोगों को लग रहा है यूरोपियन यूनियन को जी। कि क्या होगा अगर ट्रंप आ गए तो। जी। तो ये कुछ चीज़ें हैं भविष्य की, जो कि वो तो इलेक्शन तो अभी इनके नवंबर में है, जी। जी। वो बात की बात है। जी। बट अगर चलता रहा ऐसे तो ये चीज़ मुझे लग रहा है कि ये साल भी खींची निकल ही जाएगा। जाए जी। या उसके बाद में ही जा करके कुछ समझौता इसके ऊपर हो जाए। जी। लेकिन हम चाहेंगे जरूर कि कुछ समझौता हो, क्योंकि देखिए ओवरऑल तो सबसे ज़्यादा नुकसान तो लोगों का ही हो रहा है, जी। सिविल लोगों का बाकी जगह हो रहा है। तो ये थोड़ा चीज़ है जहाँ पर कि कुछ नहीं हो तो कम से कम कुछ सीज फायर हो जाए, कोई ट्रूस हो जाए और उसके बाद चीज़ें चलती रहें। जी। बिल्कुल सर। सर, भारत से एक नई टीम मालदीव पहुंच गई है जो कि वहां मौजूद सैन्य बलों की जगह काम करेगी। इसे कैसे देखते हैं आप? क्या अब दोनों देशों के संबंधों में कुछ सुधार की उम्मीद है? अनिल जी देखिए, जो हम बात करते रहे हमेशा इंडिया मालदीव्स के बारे में डिटेल्ड में भी, अभी जो सिचुएशन है अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने अपने यहाँ पर दर्शकों को बताया भी था, उनसे हमने अपने जो व्यूज़ बताए थे कि भारत को कंटिन्यूस बातचीत करती रहनी चाहिए मालदीव्स को। हालांकि अ, थोड़ी सी सरकार के जो अभी नए उनके प्रधानमंत्री हैं उनके सोच में बदल आई है, जो बदलाव आया है मोइज़ू के, जो प्रो चाइना और एंटी इंडिया उन्होंने जो अपनी पॉलिसी बनाई है, लेकिन आम लोग ये नहीं चाहते हैं। अपोजिशन पार्टी भी ये नहीं चाहती है, जिसका कि अभी भी बहुमत है। हालांकि इलेक्शन उनके पार्लियामेंट का अगले महीने है और उनको जो प्रॉब्लम्स हैं, जो बातचीत है, जो भी चीज़ें वो बातचीत से ही दूर की जा सकती हैं और बातचीत हुई भी है। उन्होंने आते ही इंडिया आउट पॉलिसी पर ही आए थे चुनाव पर। उन्होंने ये भी कहा था कि वो जो है भारत की जो ट्रुप्स हैं वहाँ पर, और ट्रुप्स कितने हैं वहाँ पर, 88 थे, अभी मेरे ख्याल से 77 हैं, जो कि बेसिकली जो एयरक्राफ्ट है या हेलीकॉप्टर्स हैं या जो मेंटेनेंस बेस है वहाँ देख रहे हैं, उसके लिए रखे गए हैं कि वो बाहर करने के लिए उन्होंने बोला था। 10 मार्च की उन्होंने डेडलाइन दी थी। तो ये बातचीत 2 फरवरी को बातचीत हुई थी, उसके बाद भी बातचीत हुई थी और अब उसमें यही आया था कि अब जो फौजी हैं, मिलिट्री पर्सनल हैं, उनको रिप्लेस किया जाएगा वहाँ पर सिविलियन पर्सनल से, जो जा कर के वही काम करेंगे, मिलिट्री पर्सनल नहीं रहेंगे। तो एक अच्छी पहल है कि बातचीत से देखिए पहल हुई है, वो भी अच्छी है। और क्योंकि ये जितने भी लोग थे वहाँ, जो हमने साजो सामान भारत ने दिया है, वो बेसिकली मानवीय सहायता के लिए था, ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस के लिए, एयरक्राफ्ट जो हैं उनको चलाने के लिए, इनकी मदद करने के लिए, उसकी जो मेंटेनेंस है, ट्रेनिंग है, ये सारी चीज़ों के लिए था। इंफ्रास्ट्रक्चर का वहाँ पर कितना भारत ने उनको मदद दी है कंस्ट्रक्शन में, ब्रिज से लेकर के बिल्डिंग्स तक में। तो ये चीज़ें हैं जो कि बातचीत से ही आगे बढ़ेंगी। एक चीज़ आगे बढ़ने से पहले हम देख सकते हैं कि फ्लैश पॉइंट एक्चुअली था क्या। देखिए, जैसे हमने कहा कि पहले इंडिया आउट पॉलिसी पर मोइज़ू थे, उसी पर ये आगे आए थे। जब इलेक्शन हुआ तो वो लेकर के चल रहे हैं अभी।
इलेक्शन के बाद कहा तो ये जा रहा है कि इनका हर एक प्रधानमंत्री पहले भारत आता, जो भी चुनाव में रहता था जीतता था वो भारत आता था। ये भी कोशिश किए थे, तो इनका कहना था कि भारत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी इनको आने के लिए, तो ये टर्की गए, उसके बाद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी गए थे, फिर ये चीन में गए। तो इन्होंने जो है बाकी जगह की, इन्होंने ये भी कहा कि अपने स्वेरिंग इन में प्रधानमंत्री मोदी को इन्होंने इनवाइट किया था, जो नहीं गए, कोई जूनियर मिनिस्टर को भेजा गया था, पहले जाते रहे थे प्रधानमंत्री। तो ये जो चीज़ें हैं ये हम सब जानते हैं कि क्यों था, क्योंकि जो इनकी पॉलिसी थी, अगर इंडिया आउट पॉलिसी करेंगे और उस पर चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आए तो पॉसिबल नहीं होता। बाकी ये भी था बीच में कि मोदी लक्षद्वीप में गए और सोशल मीडिया में इतना ज़्यादा उसके ऊपर बढ़ा चढ़ा के बता दिया गया कि मालदीव्स का टूरिज़्म बंद करना चाहिए और लक्षद्वीप में जाना चाहिए। तो ये भी एक पॉइंट आया था इसमें, जो फ्लैश पॉइंट हम कहते हैं। चीन में जाके इन्होंने 20 एग्रीमेंट साइन किए वहाँ पर, और ये सारे एग्रीमेंट जो है चीन से ह्यूमन एड, फूड, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये कई चीज़ें लेके की इन्होंने। हेल्थ कवरेज के लिए उसके साथ उन्होंने चीन की जो एक स्पाइस शिप जिसे हम कह रहे हैं उसको भी अलाउ कर दिया अपने आने में। दूसरी चीज़ हेल्थ कवरेज, हेल्थ के लिए वहाँ पर पहले मालदीव्स ने भारत के 11 हॉस्पिटल से टाई अप कर रखा था, जहाँ पर मालदीव्स आते थे, और चूंकि हमें पता है कि सबसे अच्छा और सबसे सस्ता इलाज भारत में मिलता है, तो उनको इसका फ़ायदा हो रहा था। अब जो है इसको डाइवर्सिफाई करके श्रीलंका, यूएई, सऊदी अरेबिया और यूरोप में ले जाना चाहते हैं। ये भी एक पॉइंट था। और इन्होंने जो अभी मालदीव्स में स्किल्ड कोलंबो एक इनिशिएटिव था, जिसमें सिक्योरिटी इनिशिएटिव, उसमें भी मालदीव शामिल नहीं हुआ। तो ये कुछ फ्लैश पॉइंट्स थे जिसकी वजह से ये चीज़ आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन एक अच्छी पहल है कि ये बातचीत हुई और ये हुआ है कि ठीक है, ये मिलिट्री पर्सनल्स वहाँ से हटाए जाएंगे और सिविल पर्सनल्स उसी काम के लिए वहाँ लगाए जाएंगे। इन्होंने ये बोला है कि कुछ अभी जाएंगे, बाकी 30 मई तक जाएंगे। तो ये चीज़ बातचीत से हुई है। और जहाँ तक मेरी सोच है वही है कि भारत को बातचीत के जरिए ही चलना चाहिए इनके साथ, वेट और वॉच की पॉलिसी लगा करके। क्योंकि देखिए अभी ऑलरेडी वहाँ पर फाइनेंशियल संकट आ गया है मालदीव्स में। इन्होंने चीन में भी जाके लोगों को बोला कि टूरिज़्म उनका मेन है, टूरिज़्म में लोग वहाँ पर आएँ। टोटल पॉपुलेशन इनकी देखिए 5 लाख की ही है, और 1200 इनके पास आइलैंड्स हैं, छोटे मोटे, आने जाने ही मुश्किल है। इनको खुद ही नहीं पता होगा कि कहाँ पर कितने आइलैंड्स पर कैसे आएंगे जाएंगे, और भारत से इनको बहुत सहायता मिलती थी। लेकिन स्ट्रेटजिक इम्पॉर्टेंस भी मुख्य है जो कि इसका है उस क्षेत्र का, जहाँ की इंडियन ओशन से लेकर के नीचे तक का भी ये वहाँ से सिक्योरिटी को इन्फ्लुएंस करता है। तो इसलिए इसकी बहुत ज़रूरत है। दूसरी चीज़ है कि मोइज़ी को भी रियलिस्टिक थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि अभी उनका भी विरोध है उनके पार्लियामेंट में, क्योंकि वहाँ पर उनकी मेजॉरिटी नहीं है। हालांकि वो भी वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं 17 मार्च के इलेक्शंस का, और अगर उन इलेक्शंस में इनकी मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो इनके सामने और मुश्किल आने वाली है। तो इसलिए अब इलेक्शंस का अगर मैनिपुलेट होते हैं, चीन अगर कुछ करता है, तो उसके बारे में भी भारत को थोड़ा सोचना पड़ेगा। और वेट एंड वॉच इसलिए ज़रूरी है कि देखिए सिर्फ चीनी नहीं है वहाँ पर, अमेरिका के पैसिफिक कमांड के कमांडर इन चीफ वो भी पहुँच गए थे मालदीव्स। वहाँ उन्होंने कुछ मिलिट्री इक्विपमेंट उनको गिफ्ट किया और बातचीत भी की। हालांकि अमेरिका ने कुछ साल पहले ही उनके साथ अपने डिप्लोमेटिक संबंध स्थापित किए थे मालदीव्स के साथ। तो हमें सावधान तो रहना पड़ेगा दोनों से, लेकिन अमेरिका भी अगर जा रहा है तो थोड़ा बहुत तो काउंटर बैलेंस होगा, चीन का होना चाहिए। लेकिन भारत को देखना पड़ेगा कि एक्चुअली क्या है वहाँ पर, और भारत को
अपना कंटिन्यू रखना चाहिए, जारी रखना चाहिए। जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, ह्यूमैनिटेरियन एड्स हैं वहाँ पर, इंक्लूडिंग मेडिकल एड, ये जो चीज़ें जारी रखना चाहिए। पीपल टू पीपल कांटेक्ट जारी रखना चाहिए कि लोग जो भारत के बारे में सोच रखते हैं वो जारी रहे। सोशल मीडिया पर भी कंट्रोल करना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा एंटी मालदीव, एंटी इंडिया ये फीलिंग न जनरेट की जाए, ऐसी चीज़ न की जाए जो गलत हो, और बल्कि पीपल फ्रेंडली सोशल मीडिया रखा जाए वहाँ पर, और डायरेक्ट इंगेजमेंट किया जाए ऑफिशियल से, अपोजिशन पार्टी से, और जो सिविल सोसाइटी के लीडर्स वहाँ पर हैं। तो ये अगर हम करते रहेंगे तो जो भावना लोगों की वो बनी रहेगी, और चीन लगता नहीं है कि इतने साल वहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस कर पाएगा, जैसा कि हमने श्रीलंका में देखा है। और अभी देखिए ऑलरेडी मालदीव्स की बात होने लगी है कि वो भी IMF से लोन चाहते हैं, बेल आउट चाहिए, उनके पास पैसे नहीं हैं। तो ऐसी हालत में भारत अपने जो एफर्ट्स हैं, अपनी जिस तरह से नीति है उसको जारी रखना चाहिए वहाँ पर, और ये ध्यान में रखते हुए कि हमारी जो इंटरेस्ट हैं, भारत के इंटरेस्ट हैं, वो जो हैं कहीं उसको बहुत ज़्यादा नुकसान न पहुँचे मालदीव्स में। सर, फ्रांस के राष्ट्रपति ने सेना भेजने संबंधी जो बात कही है, क्या वह सीधे सीधे रूस से भिड़ने का संदेश नहीं है? जहाँ तक मैक्रोन का स्टेटमेंट का सवाल है, मैं शुरुआत इसी से करूँगा कि मैक्रोन जाने जाते हैं अपने हास्यास्पद बयानों के लिए। वो सुर्खियों में रहना चाहते हैं यूरोप में, क्योंकि आप काफ़ी समय से फ्रांस या मैक्रोन चाहते हैं यूरोपियन यूनियन की लीडरशिप, और इनके और जर्मनी के बीच में देखिए इसको ले करके चलता रहता है। मैं घमासान तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये वन अपमैनशिप होती है जो वो चलती रहती है 19-20 के बाद, कि हम जो है एक्सेप्ट हो जाएं यहाँ पर। लेकिन देखिए मुख्य बात पर अगर हम आएँ तो मैक्रोन ने जो पेरिस में 20 तकरीबन यूरोपियन देशों की मीटिंग, लीडर्स की मीटिंग चल रही थी, जिसमें अमेरिका और इसके कनाडा और इंग्लैंड के भी ऑफिशियल्स आए थे। वहाँ पर बातचीत चल रही थी। ये बातचीत बेसिकली इसी पर थी कि यूक्रेन को कैसे मदद दी जाए, लड़ाई का जो नुकसान हो रहा है या जो भी है उसका जायज़ा लें और क्या कर सकते हैं उसको लेकर के थे। तो वहाँ पर इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था कि ट्रुप्स भेजने चाहिए यूक्रेन में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यूक्रेन में सबसे बड़ी जो मुश्किल है, आर्म्स अम्यूनिशन तो है जो उनके पास अब नहीं है, और यूरोप तो ये कह रहा है कि इन्होंने पूरे आर्म्स अम्यूनिशन ख़त्म कर दिए और इनको फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। बीच में ज़रूर इन्होंने कुछ किए थे, रूस को शुरू में पीछे हटना पड़ा था, लेकिन उसके बाद बिलियंस डॉलर्स गए थे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसका जो है प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर, नाटो के अंदर, अमेरिका के अंदर। कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमने क्यों वेस्ट किए, बर्बाद किए, जिससे कि कुछ हासिल नहीं हो रहा है। तो इसकी वजह से, और यूक्रेन में साजो सामान तो है नहीं, वेपन्स अम्यूनिशन नहीं है, उनके पास लड़ाई के लिए नौजवान आगे आ नहीं रहे हैं, काफ़ी मारे गए हैं इनके सैनिक। अभी देखिए परसों इनके जो एक सिक्योरिटी फोर्सेस का ट्रेनिंग सेंटर था डोनेस्क रीजन में, वहाँ पर जो है रूस ने 400 से ज़्यादा इनके सैनिक मार डाले अपने मिसाइल से। तो ये नुकसान इनको बहुत हुआ है। इनके जो नौजवान हैं वो लोगों को ब्राइब दे के, घूस दे करके बाहर निकल रहे हैं कि इनको एनलिस्ट ना होना पड़े, लड़ाई में नहीं जाना पड़े। वॉर फटीक आ गई है यूक्रेन के जो जनता है, और इनके जो जवान हैं, लड़ाई कर रहे हैं, आर्मी है, मिलिट्री है। आप देखिए जो सरेंडर के जो इनके आ रहे हैं वीडियोज़ की, किस तरह उन्होंने, इनकी जिस सेना ने रूस के सामने सरेंडर किया। मुख्य टाउन, 2 टाउन, अद्विका टाउन ले लिया रूस ने, हालांकि 5-6 महीने की लड़ाई के बाद लिया। डोनेस्क रीजन में 3 और गांव 3 दिन पहले ले लिया है रूस ने, और 1-2 जगह और आगे बढ़ रहा है जहां इनके ट्रुप्स पीछे हट गए हैं यूक्रेन की। तो ये बहुत बड़ा नुकसान उनके लिए चल रहा है। तो ये देख करके इनको ये लगा कि ट्रुप्स भेजने चाहिए, जिसकी किसी ने अभी तक सपोर्ट नहीं किया है यूरोपियन यूनियन में। तो इनको एक, इनके ही डिफेंस मिनिस्टर ने क्लैरिफिकेशन देना पड़ा कि ये बातचीत जो हो रही थी वो कॉम्बैट ट्रुप्स के लिए हो रही, नॉन कॉम्बैट एरियाज के लिए हो रही थी, नॉन कॉम्बैट ट्रुप्स की बात हो रही थी। सपोर्ट
ट्रुप्स की बात हो रही थी कि डी माइनिंग करें और ट्रेनिंग के लिए इसके लिए जाएं। हालांकि इसका भी कोई पुष्टि नहीं हुई है, किसी ने समर्थन तो नहीं किया है। फ्रांस का कहना है कि इस पर डिस्कशन हो सकता है, पॉइंट उसी लिए आया था, लेकिन इन्होंने ऐसे नहीं कहा कि भेजनी ही चाहिए। तो एक चीज़ ये आई है, लेकिन ये बात तो जरूर आगे आ गई थी। और उन्होंने ये भी कहा था कि लॉन्ग रेंज मिसाइल्स और प्लेन्स देने चाहिए। तो इन्होंने वो भी कोट किया था कि चूंकि मैंने पहले ही कहा कि जर्मनी से इनकी वन अपमैनशिप है, आपस में 19-20 का आंकड़ा ये करते रहते हैं। तो इन्होंने कोट किया था कि 2022-23 में जो जर्मनी ने कहा था कि इनको हम स्लीपिंग बैग्स और हेलमेट्स और ऐसी चीज़ें देनी चाहिए यूक्रेन को, इन्होंने उस पर भी कटाक्ष किया और बोला कि वो उस देने से कुछ नहीं होगा, इनको जो हम सबमिशन देना चाहिए। तो ये जो है बाद में इन्होंने खुद क्लैरिफाई किया कि रिक्रूटमेंट शॉर्टेज है यूक्रेन में, रिक्रूटमेंट हो नहीं पा रहा है, सोल्जर्स मिल नहीं रहे हैं, लड़ाई नहीं हो रही है, कोई गेन नहीं हो रहा है। तो इसलिए जो है इसके साथ साथ मैक्रोन ने भी कहा कि रूस जिस तरह आगे बढ़ रहा है उसका एम सिर्फ जो उद्देश्य है, उसका एम जो है सिर्फ यूक्रेन पर ही कब्जा करना नहीं है, वो यूरोप में भी आगे बढ़ सकता है, थ्रेटन कर सकता है, एक हमेशा के लिए एक थ्रेट हमारे लिए बना रहेगा। तो ये उन्होंने एक और चीज़ कही वहाँ पर। हालांकि उन्होंने और चीज़ें ऐड की कि फोकस जो है साइबर डिफेंस पर है, जॉइंट डिफेंस पर है। उन्होंने कहा कि जॉइंट मैन्युफैक्चर हमें करना चाहिए यूक्रेन में आर्म्स एम्युनिशन का, मिल करके उनके साथ लॉन्ग रेंज और मीडियम रेंज मिसाइल दी जानी चाहिए थी। ये और भी बातें कहीं, सिर्फ एक बात ही नहीं थी उसके साथ जो उन्होंने ट्रुप्स भेजने की कही। तो उन्होंने ये भी कहा, इनफैक्ट एक चीज़ और उन्होंने कहा वहाँ पर कि हमें अमेरिका के इलेक्शंस की वेट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहा जा रहा है कि अमेरिकन इलेक्शंस में पता नहीं क्या होगा, अगर पुतिन आ जाते हैं तो उन्होंने बोला है कि वो तो एक दिन में लड़ाई ख़त्म करा सकते हैं, और डर ये हो रहा है कि वो पुतिन की तरफ जाएंगे, जो रूस कहेगा वो करेंगे और यूक्रेन की सहायता बंद कर देंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी जिसको उन्होंने कहा कि हमें इसकी वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो थ्रेट है वो ज़्यादा जो है यूरोपियन यूनियन की तरफ है, यूरोप की तरफ है रूस से। तो हमें आगे बढ़ना चाहिए और जो हमें मदद कर सकते हैं वो होना चाहिए। रूस ने भी इस पर रिएक्शन किया है अपना। उन्होंने कहा है कि अगर फ्रांस की ये सोच है तब तो ये डायरेक्ट असॉल्ट हो जाएगा रूस के ऊपर, जिस पर हम जो है वही एक्शन लेंगे। उन्होंने फ्रांस को वो भी याद दिलाया कि देखिए ये वही होगा जो 1812 में नेपोलियन के ट्रुप्स के साथ हुआ था, कि नेपोलियन की ट्रुप्स आगे बढ़ गई थी रूस में उस समय, और जो उनकी ग्रैंड आर्मी थी वो आगे बढ़ गई थी, लेकिन रूस ने उनके ऊपर आक्रमण किया, काउंटर अटैक, और उसमें 6 लाख जो है इनके ट्रुप्स मारे गए थे। तो उन्होंने उसका भी याद दिलाया कि वही रिपीट होगा अगर ये चीज़ होती है। तो ऑलरेडी अभी अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, इंग्लैंड, इन्होंने ऑलरेडी बोल रखा है कि वो एग्री नहीं करते जो इन्होंने मैक्रोन ने बोला है, और उन्होंने कहा कि कोई ऐसे प्लान और आइडिया नहीं है। और यहाँ तक लोगों ने कहा है कि मैक्रोन तो जो है थर्ड जो वर्ल्ड वॉर है वो इग्नाइट कर रहे हैं। इनफैक्ट रूस ने सबसे पहले बोला है कि ये तीसरा विश्व युद्ध की तरफ ये उसमें आग लगाने की सोच रहे हैं, तिल्ली लगाने की सोच रहे हैं। तो इसलिए, और यही नहीं, ये तो फ्रांस के खुद के जो विपक्षी पार्टियां हैं, अपोजिशन लीडर्स हैं, उन्होंने भी इसको अपोज किया है कि ये सोच गलत है और ये नहीं होना चाहिए। तो ये मुझे नहीं लगता कि इसको बहुत बड़ी एक सोच के रूप में या यूरोपियन यूनियन की सोच में देखा जाना चाहिए। ये ऐसी चीज़ नहीं। हालांकि जेलेंस्की ने तो इसका स्वागत किया है और वो करेंगे ही, क्योंकि उनके पक्ष में है। लेकिन जो अभी बयान आ रहे हैं बाकियों के इसके बारे में, उसमें किसी का इसमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, और ना कोई इसके ऊपर डिस्कशन भी करना चाहता है। सर, पाकिस्तान में चल रही राजनीतिक उठापटक को आप कैसे देखते हैं? नई पार्लियामेंट का सेशन वहाँ पे शुरू हो गया है, हंगामा हो रहा है, सदस्य शपथ तो ले रहे हैं, नई सरकार कब शपथ लेगी? नीरज जी, देखिए जो पाकिस्तान के इलेक्शंस का है, हम लोगों ने पहले भी कवर तो किया ही था, डिटेल्स दिया था जी।
स्टैटिस्टिक्स तो पता ही है कितनी पार्टीज इन्होंने लिया, समझौता भी हो गया है और आज तो असेंबली का सेशन भी हो गया, जी हंगामेदार हुआ। लेकिन थोड़ा सा हम और बैकग्राउंड में थोड़ा देखें जी तो देखिए इलेक्शन में इनका 48% पोलिंग हुई थी, जी जबकि जो 2018 का इलेक्शन था उसमें 52% पोलिंग थी। जी तो 4-5% ये कम हुई है पोलिंग, और कहा तो ये जा रहा है कि ये कम होने का मतलब था कि लोग निराश थे और पीटीआई को ज़्यादा वोट गए हैं इसमें। जी लेकिन अभी जो इन्होंने गवर्नमेंट बना रहे हैं, पीएमएल, पीपीपी, एमक्यूएम मिल करके 6 पार्टी बना रही हैं। जी अब ये देखिए कोलेशन 6 पार्टियों का आसान नहीं है। जी पीपीपी गवर्नमेंट में आ नहीं रही है जी कि उनको पता है कि उन्होंने साफ बोल दिया है कि मैंडेट तो है नहीं जी गवर्नमेंट बनाने का, जी इसलिए उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन पावर वो ले रहे हैं जी। कि प्रेसिडेंट हमारा होगा, जी राष्ट्रपति उन्होंने अपना रखा है। जी और इसमें अपना शहबाज शरीफ तो आ ही गए हैं, नवाज शरीफ किनारे हो गए हैं, जी क्योंकि क्लियर था कि उनके लिए मैंडेट नहीं है। जी उनकी बेटी जो है मरीम नवाज जो है वहाँ पंजाब की CM पंजाब की चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं। तो ये देखा जाए तो ये एक तरह से पावर शेयरिंग ही हो रही है, जी। गवर्नमेंट नहीं बन रही है, जी पावर शेयरिंग टोटली हो रही है। जी और ये पावर शेयरिंग कब तक इस तरह चलेगा, देखने में लग रहा है कि फौज तटस्थ है, लेकिन आपको याद है कि फौज ने 17 तारीख को ही बोला था कि बच्चों की तरह लड़े नहीं, मिल करके पाकिस्तान के लिए काम करें, आगे बढ़ें। तभी लोग साथ आए थे, बीच में आकर के इन्होंने ये बनाया था। जी और जो गवर्नमेंट बनेगी वो देखिए क्या लेके चलेगी। इकॉनमी 2% के आसपास की ग्रोथ पर चल रही है। जी पहले इन्होंने बोल दिया कि बेल आउट लेना पड़ेगा, एक और आई में से 6 बिलियन मांग रहे हैं। जी इतना आसान नहीं होता 6 बिलियन और लेना। जी हालांकि मिल जाएगा, तो बोला है उन लोगों ने, तो जिन्होंने बोलना चाहिए उन्होंने कि मिल जाएगा। लेकिन ये सोचिए आप कि ये, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि डिफ़ॉल्ट में नहीं आ जाएं। अगले साल तो इन्होंने लोन्स जो हैं रीपे करने हैं। जी तो ये, और 2023 में इनका जो टेरर अटैक्स थे वो 70% बढ़े थे जी बाकी सालों से के उसमें। तो आप देख लीजिए कि किस तरह इनका मतलब जो हालात है लेके चलेंगे। अब आज की अगर बात करें, बाकी चीज़ें हम बाद में थोड़ा देखते हैं। आज आप देखिए असेंबली कैसे कन्वीन हुई है। जी प्रेसिडेंट ने मना कर दिया था, जी राष्ट्रपति ने इनके मना कर दिया कि हम कन्वीन नहीं करेंगे जब तक कि आप जो रिजर्व सीट्स हैं जी उनको जो है सबको अलॉट नहीं करते। जी। और रिजर्व सीट्स पार्टीज के ऊपर हैं। जी। पार्टी पे जो 5% से ज़्यादा इलेक्शन पाए हुए हैं, उनके बीच सीट, उनको वोट्स मिले हुए हैं, तो उनको सीट्स मिलती हैं। जी। अब पीटीआई की कोई पार्टी, पीटीआई पार्टी तो है नहीं, इंडिपेंडेंस थे, जी। तो उन्होंने जो उनकी एसआई जो सुन्नी पार्टी है, सुन्नी इत्तेहाद करके पार्टी, उसके साथ मिल करके और अपना मिल रहे थे कि भाई पार्टी के नाम पर वो मिलेंगे। तो उनको जो है इन्होंने सीट्स अभी अलॉट नहीं किया। और इन्होंने क्या किया कि जो इंडिपेंडेंट्स इनके हैं उनको जो है रिजर्व सीट्स दे दी, जी जबकि इनको मिलती तो इनके नंबर्स और बढ़ेंगे। जी ये कुछ मुद्दे थे। प्रेसिडेंट के बारे में भी मैं बता दूं कि ये 2018 में जब आए थे इमरान खान, तभी उन्होंने अपॉइंट किया था। जी। लेकिन 2021-22 आते आते उनकी आपस में बनी नहीं, जी। प्रेसिडेंट की उनकी, तो ये सरकार इनकी आ गई थी। जी। इनका टेन्योर सितंबर 2023 में ख़त्म हो गया था। जी। लेकिन चूंकि तब तक 8 या 9 को इनको सितंबर को ख़त्म हुआ था जी। और असेंबली डिजॉल्व हो गई, तो इनको कंटिन्यू करना पड़ा है। जी। कंटिन्यू थे तो इन्होंने, लेकिन फिर भी ये दिया और वापस कर दिया। जो इनके पास मैंडेटरी इलेक्शन कमीशन से जो आना था जी। सीट्स का और बाकी चीज़ों का, तो उन्होंने कहा कि इसको भी अलॉट कीजिए आप। जी। तो वो चीज़ नहीं हुई, तो इस वजह से इन्होंने वापस तो किया। फिर जो स्पीकर हैं उन्होंने कहा कि उन्होंने ऑर्डर अपना दे दिया कन्वीन करने के लिए। तो बाद में सवेरे सवेरे इन्होंने ऑर्डर किया है कन्वीन करने के लिए, लेकिन उसमें इन्होंने कैविएट दी है जी। कि कन्वीन होते ही ये जो सीट्स हैं उनका अलॉटमेंट होना चाहिए, जी। जो रिजर्व सीट्स हैं। जी। तो ये भी इसमें एक पहलू है। जी। तो इतनी आसानी से कन्वीन नहीं हुआ। और आप देखिए कन्वीन होते ही वहाँ हंगामा शुरू हो गया था जी। इनके असेंबली में। तो ये अगर चीज़ है तो देखिए स्टेबिलिटी तो है नहीं। जी। 6 पार्टियां हैं, अलग अलग इंटरेस्ट के साथ हैं। पीपीपी का अलग है, गवर्नमेंट में है नहीं, पीएमएल का अलग है, तो एक पॉलिसी लेके चल नहीं पाएंगे।
तो अभी भी मुझे लगता है कि पॉलिसी तो आर्मी ही चलाएगी, जी वही इनको बोल के चलाएगी कि ऐसे नहीं ऐसे करो, क्योंकि जब है नहीं तो मिलेंगे नहीं। पीपीपी में मानता हूं कि इन्होंने अपना कदम बड़ा सोच समझ के लिया है कि कुछ जो भी डिसीजन जाएगा, ये कहेंगे भाई हम तो बाहर से हैं, जी इन्होंने जो कहा हम उसमें सपोर्ट कर रहे हैं। जी तो आर्मी का भी वो नहीं लेंगे कि उसने आर्मी ने हमें मजबूर किया। जी तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ये लेकर के चलेंगे, लेकिन इकॉनमी को कैसे ये करेंगे? जी कर्ज पर अगर कर्ज लेते रहेंगे तो आम पब्लिक का क्या होगा? जी जो कंडीशन है, टर्म्स कंडीशंस कैसे मानेंगे? जी तो आप देखिए जब दाम कितने बढ़ गए हैं, बिजली से लेकर के बाकी वहाँ पर पेट्रोल डीजल सारा कुछ जो आम आदमी की जरूरत है जी वो कैसे होगा? चीन कर्ज तो सब उधर, चीन का 30% तो उसी का है। जी कहाँ से देंगे, कैसे करेंगे, वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। अपना कैसे चलाएंगे? तो मेन तो चीज़ देखिए, सिक्योरिटी थ्रेट जो है, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों कैसे करेंगे? जी अब एक्सटर्नल में देखिए ईरान के साथ क्या हुआ। ईरान ने किया अटैक, इनके यहाँ, इन्होंने वहाँ किया, और बातचीत हुई, समझौता हुआ, कहा जा रहा है चीन की मददता से हुआ। ईरान ने फिर इनके करके अटैक और मार डाला उसके लीडर को। जी तो ये चीज़ रुकने वाली नहीं है। और अभी तो सिर्फ ईरान के साथ हुआ, अफगानिस्तान के साथ क्या होगा जी वो भी देखने वाली बात है। टीटीपी चुप बैठी है अभी, जी इलेक्शंस के नाम पर बैठी थी, पीटीआई की उसमें चुप बैठी थी। जी अब पीटीआई अगर इतने सीट्स लेके आई है, पीटीआई ने ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया है जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। गौहर खान जो इनके लीडर हैं, जो मिल के आए थे इमरान से, इन्होंने बोला है कि धांधली हुई है, सब जगह ये बोल रहे हैं। आईएमएफ को भी इमरान खान ने लेटर लिखा लेटर है। जी हालांकि उन्होंने कहा कि मैं नहीं कहता कि मदद नहीं आनी चाहिए, मदद आनी चाहिए, जी लेकिन ऑडिट करो। ऑडिट करो जी फिर उन्होंने कहा है कि आप लोग कहते हो कि भाई फ्री फेयर इलेक्शन होना चाहिए, जी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, वो तो है नहीं, जी और फिर भी आप मदद कर रहे हो। जी और ये हास्यास्पद तो है। जी वही अमेरिका, वही यूरोपियन यूनियन जो बांग्लादेश और बाकी जगह कहता है कि इलेक्शंस फ्री फेयर नहीं हैं, जी होने चाहिए 6 महीने पहले से। जी यहाँ पर जहाँ एक्चुअल एक इलेक्शन कमिश्नर ने आके बोला है जी कि नहीं हुए हैं, वहाँ पर तो कुछ नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जो गवर्नमेंट है उसके साथ चलेंगे। जी कल की जो इनकी जो इन्होंने खुद बोला है, एक्चुअली इमरान ने तो बोला ही जी कि, और वैसे भी देखिए इलेक्शन में हुआ क्या है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज का इरोजन तो हुआ ही हुआ है। जी कुछ ऑडियो भी लीक हुए हैं, उन वो भी यही बता रहे हैं। बहुत कुछ हुए हैं, जी। बहुत चीज़ों में हुआ है। और इंटरनेट आपने बंद कर दिया, लोगों के मैंडेट को आप एक्चुअली देखा जाए तो नहीं, अगर आप ले रहे हो तो आप वेलफेयर की चीज़ें, स्कीम्स लाओगे कैसे? जी क्योंकि उसको लेकर तो आप चल नहीं रहे हैं। आप तो अपनी चीज़ सरकार बचाने की बात करेंगे, जी सबके साथ मिल के चलने की बात करेंगे। और कल ही जो है इनका मैथ्यू मिलर, अमेरिका के जो स्पोक्स पर्सन का स्टेटमेंट आया था कि क्योंकि ब्लेम जा रहा था कि अमेरिका ने इंटरफेयर किया, जी उन्होंने बंद कराया इंटरनेट, उसने बाकी चीज़ कराई। तो उन्होंने कहा कि हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं था, हम तो फ्री प्रेस, फ्री मीडिया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चाहते हैं। जी तो वही लोग कह रहे हैं कि अब क्यों चाहते हैं, इलेक्शन से पहले नहीं चाहते थे क्या? जी तो ये कुछ चीज़ें हैं जो सामने आ रही है। सीनेट मीटिंग 10 बजे होनी थी, जो 11 बजे शुरू हुई, जिसकी हम जानते हैं कि अभी क्या हुआ है। तो ये हंगामा अगर ऐसे चलता रहा, और देखिए सबसे मुख्य चीज़ है कि अगर स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, जी अगर ये हंगामेदार गवर्नमेंट है, कि क्योंकि पीटीआई देखिए चुप नहीं बैठेगी, जहाँ तक मेरा वो है तो जी पीटीआई चुप नहीं बैठेगी। जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वो अगर इनके साथ आ गए या इनके सपोर्ट में आ गए, तो आप देखिए टेरर तो वहाँ और बढ़ेगा, जी टेररिज्म बढ़ेगी, तो नेचुरली इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम इनकी और बढ़ेगी, जी और ओवरऑल नुकसान तो जनता का ही होगा। बिल्कुल तो इकॉनमी से भी, सिक्योरिटी से भी, सेफ्टी सिक्योरिटी बाकी चीज़ें हैं, उनमें सब में फ़र्क पड़ेगा। तो ये एक चीज़ है जो कि थोड़ी सी ये सरकार कैसे चलाएगी, शहबाज शरीफ कैसे चलाएंगे, तो उनको 1.5 साल तो देख रखा है लोगों ने, जी, उनके में चीज़ें, कोई चीज़ ठीक मतलब कम नहीं हुई, बढ़ती ही गई। बिल्कुल तो ये एक माहौल है जो कि सोचना पड़ेगा। स्टेबल पाकिस्तान सब चाहते हैं, लेकिन स्टेबल पाकिस्तान हम भी चाहते हैं इस चीज़ के लिए कि वहाँ के लोगों का फ़ायदा हो, जी उनका वेलफेयर हो, और ऐसा ना हो कि टेररिस्ट का वेलफेयर हो और वहाँ से फिर बेसेज बने और वो टेररिस्ट जो चाहे भारत के ऊपर या बाकी देशों में या दुनिया में कहीं भी अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ाएं। जी बिल्कुल सर। तो सर आज के कार्यक्रम में आपने गाजा
के हालात पर जो विस्तृत जानकारी है वो तो दी ही, साथ ही वैश्विक स्तर पर क्या संघर्ष विराम के प्रयास चल रहे हैं इस पर भी आपने अपनी राय रखी, अपनी तरफ से जानकारी दी। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर आपने विस्तार से जानकारी दी और किस तरीके से अब डिप्लोमेसी के जरिए इस युद्ध को समाप्त करने के या संघर्ष विराम के प्रयास किए जा रहे हैं इस पर भी आपने जानकारी दी। साथ ही आपने भारत मालदीव संबंधों पर विस्तृत जानकारी दी। फ्रांस के राष्ट्रपति के बयान से जो बवाल मचा उस पर आपने अपनी राय रखी और पाकिस्तान में जो उठापटक चल रही है उस पर भी आपने विस्तार से जानकारी दी। आज के कार्यक्रम को भी आपने ज्ञानवर्धक बनाया और सारगर्भित बनाया। हमारे जो पाठक और दर्शक हैं निश्चित रूप से उनके मन के कई सारे प्रश्नों के उत्तर इन सवालों से मिले होंगे। सर, आप इस चर्चा से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए आप प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।